आइसा के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 238 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 239 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो तो दोनों तरफ की नाब बतलवाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आसपास हार्डवेयर की कोई दुकान नहीं थी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक नाब मिल सकी। ये शायद कुदरत की तरफ से हुआ था। मैंने तवील सांस लेकर कहा, कुदरत को इस तरफ मेरी तवज्जो मबसूल करवाना मकसूद था। अगर दोनों तरफ एक जैसी नाब लग जाती तो शायद मेरी तवज्जो उस तरफ न जाती और मैं मुकर्रम से इस सिलसिले में सवाल न करता और गैर इरादी तौर पर वो ये एतराफ़ न करता कि उसने नाब तब्दील करवाई थी। ये सब कुदरत के काम होते हैं माय डियर ताहिर मामू। मैंने उसका कंधा थपथपाया। तुम ये बताओ कि तुमने किस वक्त ये काम अंजाम दिया था? सही वक्त तो मुझे याद नहीं जी, मैंने घड़ी नहीं देखी थी। बहरहाल शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। उसने जवाब दिया, उसने तुम्हें इस काम के लिए पैसे भी अच्छे खासे दिए होंगे। ताहिर मामू की हिचकिचाहट और बढ़ गई। वो बहुत अटक अटक कर बात कर रहा था। जी, उन्होंने 1000 रुपया दिया था। मैंने तो सिर्फ 50 रुपये मांगे थे। मैं इतने ज़्यादा पैसे ले नहीं रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती दिए थे। मुझे उस वक्त ही शुबा हो रहा था कि कोई गड़बड़ है। मेरा दिल नहीं मान रहा था पैसे लेने को, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गड़बड़ क्या थी। खैर, ये बहुत ज़्यादा होशियार लोगों के समझने की बातें हैं। मैंने कहा, तुम्हारे समझने की नहीं है। वैसे अगर तुम एक कमरा आगे बढ़कर देख लेते तो गड़बड़ शायद तुम्हें कालीन पर चित पड़ी नजर आ जाती, लेकिन उसने तुम्हें दरवाजे से आगे बढ़ने नहीं दिया होगा और बाकी कमरों के दरवाजे बंद होंगे। जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाकर तस्दीक की। जनाब, तुमने दरवाजे से उतारी थी, क्या वो मुकर्रम बेग ने तुम्हें दे दी थी और हदायत की थी कि उसे कहीं फेंक दे या ज़ाया कर दिया जाए? मैंने पूछा। जी नहीं, वो उन्होंने मुझसे वापस ले ली थी। उनका कहना था कि वो खुद इसे कहीं फेंक देंगे। ताहिर मामू ने जवाब दिया। तुम्हारे ख्याल में उसने वो कहाँ फेंकी होगी? मैंने गोया उससे राय तलब की। मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो वहाँ से वापस आ गया था। उसने बेबसी से जवाब दिया। मेरा एक अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है, लेकिन चलो किस्मत आजमाई करके देख लेते हैं। मैंने कहा, आओ चलकर उसे ज़रा एक नज़र देख ही लें। मैंने कहा। मैंने महसूस किया कि जगत मामू अब कुछ पुरस्कून हो चुका था। ताम चाबी तलाश करने से पहले उसने शख्स सदा से लहजे में यह ज़रूर पूछा, सर मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसूंगा? सर मैं बिल्कुल सीधा सादा सा गरीब सा आदमी हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी लालच में मुब्तला हुआ हूँ। आइंदा भी कोई गलत काम न करना और ना ही लालच में मुब्तला होना। बहुत सुख में रहोगे। अपनी गुर्बत से मत परेशान होना। जिंदगी गुर्बत के साथ गुजर जाती है, जुर्म के साथ नहीं गुजरती। मैंने नरमी से कहा। अपने ख्याल में तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। वो गोया जहन पर जोर देते हुए बोला। तुम्हारे इस ख्याल से मैं भी मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, तुम मुझसे ताउन कर रहे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम किसी परेशानी में ना फंस पाओ, लेकिन सर मुझे मुकर्रम बेग साहब से न जाने क्यों बहुत खौफ आता है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जिससे वो मुझसे नाराज़ हो जाए। उसके लहजे में वाकई खौफ था। मुतमिन रहो, बात उन तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए तो मैं पहले तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैंने तुम्हें मुकर्रम बेग के सामने नहीं बुलवाया। आइंदा शायद कभी मुकर्रम बेग से सामना ना हो। मैंने तसल्ली दी। उसे कुछ हौसला हुआ। उसने अपनी चारपाई के नीचे से लोहे का एक ट्रंक निकाल कर उसमें से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और हमें साथ आने का इशारा करते हुए कमरे से निकला। तहखाने की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने सुना है कि मुकर्रम बेग साहब के अपार्टमेंट में किसी जज साहब का कत्ल हो गया है। तुमने ठीक सुना है, मैंने इख्तिसार से जवाब दिया। फिर तो मामला बहुत संगीन होगा। वो आंखें कुछ फैलाते हुए बोला। हर इंसान के कत्ल का मामला बहुत संगीन होता है, लेकिन हमने अपनी आंखों पर तरह तरह की ऐनकें चढ़ाई। कोई ज़रा भी अहम नहीं लगता और किसी पर हम खुश होते हैं। मैंने मुलायमत से जवाब दिया। मेरा फलसफा शायद इसलिए गाढ़ा था, मालूम नहीं उसके हल्क से उतरा या नहीं। बहरहाल वो खामोश रहा। उसने तहखाने का ताला खोला और हम अंदर पहुंचे। नीलम हमारे साथ थी। उसके चेहरे पर उलझन जरूर थी, लेकिन बेजारी नहीं थी। तहखाना उस तरह बनाया गया था कि पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल हो सके, लेकिन यहाँ गालबन सिर्फ वो 2-4 गाड़ियाँ पार्क की गई थीं जिन्हें ज़्यादा दिनों के लिए खड़ी करना मकसूद था। उनमें से किसी पर कपड़ा चढ़ा हुआ था और किसी पर गर्द की तह जमी हुई थी। आखिर हम एक तरफ बने हुए एक बड़े से कमरा नुमा हिस्से तक पहुंचे, जो चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद था। अलबत्ता उसमें से कुछ मोटे मोटे पाइप निकलकर इधर उधर जा रहे थे। उसमें लोहे का चौकोर दरवाज़ा लगा हुआ था, जो किसी बहुत बड़ी तिजोरी के दरवाजे से मुशाबा नजर आ रहा था। क्या मैं इसे वाकई खोल दूं सर? ताहिर उर्फ मामू ने इजाज़त चाही। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कैसे बेहुदा काम की फरमाइश मैं कर सकता हूँ। जाहिर है हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। मैंने जवाब दिया। सर इसमें बड़ा गंद और काट कबाड़ है, इसे खोलते ही बदबू का भभका आएगा। ताहिर ने गोया मुझे डराया। कोई बात नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। साफ सुथरी जिंदगी गुजारते हुए हमें कभी कभार गंदगी और काट कबाड़ भी झांक लेने चाहिए। फिर मैं नीलम की तरफ देखते हुए कहा, यह बिल्डिंग हमारे मुआशरे की तरह है। बाहर से खूबसूरत है, ऊपर से धमकते आरास्ता पैरास्ता अपार्टमेंट, तहखाने में बदबूदार काट कबाड़। नीलम मुस्कुरा दी और ताहिर शायद इस फलसफे को भी अपने लिए न समझते हुए दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गया।
उसने एक बड़ी चाबी ताले के सुराख में डालकर घुमाई और मजबूत आईनी हैंडल पकड़कर शायद पूरी ताकत से खींचा। उस बेचारे की पूरी ताकत भी बस यूं ही सी थी। बहरतौर दरवाजा खुल गया। मजबूत दरवाजे ज्यादा अरसा बंद रहे तो खासी दुश्वारी से और खासी मुश्किल चरचराहट के साथ खुलते हैं। ताहिर ने ठीक कहा था। दरवाजा खुलते ही बदबू का एक जोरदार भभका हमारे नथनों में आन घुसा। नीलम तो काफी पीछे हटकर दीवार से जा लगी। ताहिर ने पलट कर गोया मेरे तासुरात का जायजा लिया। मैंने उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दिया। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसकी बदबू से घबराने वाला नहीं था। मसला यह था कि वो भट्टी या कबाड़ खाना किसी खबीज के दिल की तरह तारीक नहीं था। तहखाने की रोशनी उसमें 2 फुट से आगे तक जा रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पास टार्च होगी? वो वहीं मौजूद एक आहिनी अलमारी से बड़ी सी टार्च निकाला। मैंने उसके हाथ से टार्च ले ली और उसे रोशन करके उस गंदगी के ढेर में दाखिल हो गया। ताहिर गोया बुखला कर गैर इरादे तौर पर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप अंदर जाएंगे? मेरा मतलब है आप खुद? उसकी चुंदी चुंदी आंखें भी जितनी फैल सकती थी फैली गई। हाँ, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? मैंने हैरत से पूछा। आपके कपड़े खराब हो जाएंगे सर। कोई बात नहीं, ये तो कुछ देर पहले भी खासे खराब हो चुके हैं। मैं इस सूट को ड्राई क्लीन करवाना या इसे फेंक कर दूसरा खरीदना अफोर्ड कर सकता हूँ। कपड़ों के ख्याल से मैं अपने जरूरी काम तो मुलतवी नहीं कर सकता। मैंने कहा, फिर भी सर अंदर बहुत बदबू, काट कबाड़ और कालिक है सर, आप किस तरह बर्दाश्त करेंगे? वो बेचारा मुझसे हमदर्दी कर रहा था। तुम खुद ही देखना मैं किस तरह बर्दाश्त करूंगा, मैंने जवाब दिया। आप मुझे हुक्म करें सारे, आप क्या तलाश करना चाहते हैं? मुझे समझा दे, मैं अंदर चला जाता हूँ। उसने पेशकश की। तुम शायद वो चीज़ तलाश न कर सको जिसकी मुझे तलाश है। ये काम मुझे ही कर लेने दो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा, मैंने कहा और उसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर अंदर घुस गया। वो एक छोटा सा जहान हैरत था मगर गंदा और बदबूदार था। इब्तिदा में वहाँ कूड़ा कबाड़ जलाया भी गया होगा मगर उसकी भी सफाई नहीं की गई थी। तय में राख, अधजली चीजें और दीवारों वगैरह पर कालिक थी। बगैर जले कूड़े क्रिकेट की तहें भी काफी ऊंची थी। मुझे अपनी मुतवक्किल चीजें वाकई वहां मिल गई और उसमें ना तो ज्यादा देर लगी और ना ही ज्यादा दिक्कत पेश आई। लेकिन मेरा हुलिया बहुत ही बुरी तरह खराब हो गया। मैं अपनी शक्ल तो खुद नहीं देख सकता था मगर मुझे अंदाजा था कि वो भी दागदार हो चुकी थी। मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी। अपना अंदाजा दुरुस्त साबित होने और अपनी तवक्को पूरी होने की मुझे इतनी खुशी थी कि पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, या यूं कहिए कि पाँव कचरे पर नहीं पड़ रहे थे। मैं जब भट्टी से बरामद हुआ तो मेरे हाथों में दरवाजे की एक नाब, नहायत शानदार और नफीस किस्म के दस्तानों की एक जोड़ी, एक पिस्तौल और एक आला किस्म का रुमाल था। गो के 7वीं मंजिल से लुढ़क कर इस कचरा खाने में पहुंचते पहुंचते उन चीज़ों की हालत कुछ खराब हो चुकी थी। फिर भी उनके मायार का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। नीलम ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उन चीज़ों को और फिर मेरी तरफ देखा। ताहिर भी पहले से ज्यादा हैरान और परेशान था। नीलम मुंह पर हाथ रखकर बेआवाज तरीके से हंसने लगी। वो शायद अब अपनी परेशानी वगैरह भूल चुकी थी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने बुरा बनाने की अदाकारी की। काश तुम इस वक्त आईने में अपने आप को देख सकते। वो हंसी रोकती हुई बोली। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोयले की कान में कई दिन रह कर आए हो। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। यह मामला किसी हद तक कोयले की दलाली जैसा ही था और अब मुझे पता चला है कि कोयले की दलाली में सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि कभी कभी मुंह भी काला हो जाता है। फिर मैंने नाप ताहिर को दिखाते हुए पूछा, यही नाप तब्दील की थी ना तुमने? उसने फटी फटी आंखों से एक बार फिर नाप को देखा और अस्बात में सर हिलाते हुए बोला, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पाई जाएगी? बस आते ही वैसे ही ज़हन में आ गई बात। मैंने टार्च उसे वापस देते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई शॉपिंग बैग होगा? उसे अलमारी से ढूंढ ढांड कर मुझे एक सड़ा तोड़ा मुड़ा और मैला शॉपिंग बैग भी ला दिया। मैंने अब दस्ताने, पिस्तौल और रुमाल उसमें डालते हुए कहा, ताहिर तुम बहुत ही काम के आदमी हो। अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि तुम्हें मामू कहने लगूं। मैंने अपने हाथों को अपनी कोट पर ही किसी हद तक साफ करके जेब में से पर्स निकाला और 1000 का एक नोट निकाल कर ताहिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने बगैर किसी हील हुज्जत के मुझसे ताउन किया। ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन ये मुकर्रम बेग के इनाम की तरह एक गलत काम में ताउन करने का सिला नहीं है, बल्कि ये कानून से ताउन करने का इनाम है। इसकी क्या जरूरत है सर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो अपने हाथ पीछे हटाते हुए बोला। मैं नीलम की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, सादा दिल लोगों की यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वो किसी की कोई अहम खिदमत अंजाम देकर भी यही कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि नकम्मे और कम ज़र्फ लोग कुछ न करके भी ढंढोरा पीटते मर जाते हैं कि उन्होंने फलां के लिए न जाने कौन कौन से पहाड़ तोड़ दिए। फिर मैं नोट ताहिर की जेब में डाल दिया और कहा, इस सारी कार्रवाई का जिक्र किसी से न करना और बिल्कुल लाइल्म बने रहना। ये मैं अपने भले के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ और दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाओ, कम अज कम सुबह तक के लिए। बहुत बेहतर सर, वो सआदतमंदी से बोला। मैंने शॉपिंग बैग हाथ में लटकाया और नीलम को साथ आने का इशारा करते हुए तहखाने के दरवाजे की तरफ चल दिया। नीलम मेरे शाना बशाना चलते हुए नाक सुकेट कर बोली, तुम में से बदबू आ रही है। वक्त वक्त की बात है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। कभी कभी खुशबूदार दोस्त भी बदबूदार हो जाते हैं। जब हम होटल से चले थे तो गुसल करके तरोताज़ा होकर कलोन वगैरह लगाकर कैसी शान से निकले थे। यहाँ पहुँचने तक तुम्हारा खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास कई जगह से मैला हो गया और मैं तो बाकायदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कुंडी मैन नजर आने लगा।
शायद फल के कुछ रफ्तार को हमारी सफाई सुथराई पसंद नहीं आई। अब क्या किया जा सकता है, सब्र करो, बर्दाश्त करो। मैं देखा अब चौकीदार गेट पर नहीं था। उसका मतलब था कि मुझे जिन लोगों का इंतजार था वो पहुंच चुके थे। गो के वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे इत्मीनान हो गया। हम लिफ्ट तक जा पहुंचे। नीलम बोली, इस हुलिये में मिर्जा मुकर्रम बेग के सामने जाओगे? जब मैं उस हुलिये में तुम जैसी खूबसूरत खातून के सामने चल सकता हूँ, तो मुकर्रम बेग के सामने जाने में मुझे कौन सी कुबाहत महसूस हो सकती है? वो तो एक लुमड़ी सिफ्त मर्द है, और वो भी बारिश। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हम लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पर पहुंचे तो वहाँ गजब का सन्नाटा था। नीलम मेरा आवाज थामती सरगोशी में बोली, मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है, इसीलिए तो कह रहा था तुम्हें रास्ते में मेन होटल में छोड़ देता हूँ, मगर तुम नहीं मानी। अब भुगतो। मैंने इधर उधर देखते हुए नीची आवाज में जवाब दिया। उसने मुझे अजीब सी नजरों से घूरा तो मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, बहरहाल इसी तरह कुछ अरसा मेरे साथ दोस्ती रहेगी तो खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, और अगर खौफ दिल से ना निकल सका तो कम अज कम रूह तो जिस्म से निकल ही जाएगी। वो गोया जल कर बोली। मैंने बेवाज तरीके से हंसते हुए मुकर्रम बेग के अपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाया तो वो बोली, मुकर्रम बेग यहाँ मौजूद होगा या नहीं? लगता कुछ ऐसा ही है जैसे इस अपार्टमेंट में कोई मौजूद नहीं। यहाँ तो हमेशा ही ऐसा लगता है। मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे सिग्नल मिल चुका है कि वो मौजूद है। मैंने तो देखा नहीं, तुम्हें कब सिग्नल मिल गया? उसने मुझे घूरा। जरूरी नहीं कि तुम हर चीज देख सको, मैंने जवाब दिया। वो एक ठंडी सांस लेकर सरगोशी ही में बात जारी रखती हुई बोली, मैं तो तुम्हें महज एक बड़ा बिजनेसमैन समझी थी, तुम काफी पुरस्कार किस्म की चीज हो। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर मध्यम और मुतरन्नम सी आवाज उभरी, फिर पहले जैसा ही सन्नाटा छा गया। ऐसा मालूम होता था कि अंदर मौजूद अफराद दरवाजा खोलने में कुछ से तामुल कर रहे थे और शायद कोई सलाह मशवरा जारी था। मैंने दोबारा बेल दी। मैजिकाई से यकीनन हमें देखा जा रहा था, उसलिए दरवाजा खुलने में ताखीर हो रही थी। मैं तीसरी बार बेल देने का इरादा कर रहा था कि दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला खुद मुकर्रम बेग ही था। बाहर से अपार्टमेंट वाकई उस तरह तारीक और पुरस्कूत मालूम होता था जैसे अंदर को मौजूद ना हो, और अगर हो भी तो वो बत्तियां वगैरह बुझाकर गहरी नींद सोया हुआ हो। लेकिन दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी नहाई हुई छोटी सी एक दुनिया सामने आ जाती थी। बाज़ारे हुस्न की तरह उस दुनिया में भी शायद रातें जागती थी और दिन सोते थे। मुकर्रम बेग उसी तरह खुश लिबास और ताज़ा दम नजर आ रहा था जैसे अभी अभी उसके ऑफिस की औकात कार शुरू हुई हो और उसने आकर अपनी कुर्सी संभाली। उसके बाल सलीके से संवरे हुए थे, नफीस सूट महक रहा था और जूते चमक रहे थे। बैरूनी कमरे में सिर्फ उसके 2 कंध मैन नजर आ रहे थे। वो दोनों भी ताज़ा दम और चाकू चुबंद मालूम होते थे, गो के उनके चेहरे पथराए हुए थे और उनके हाथ गन्नों पर थे। अरे अफजल साहब, ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? मुकर्रम बेग की आंखें हैरत से फैल गईं। और इस वक्त इस हुलिये में आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने ये इंतजार नहीं किया कि वो मुझे अंदर आने की दावत दे, बल्कि मैं खुद ही उसे एक तरफ हटाते हुए अंदर जा पहुंचा। मैंने महसूस किया कि मुझे देख कर दर हकीकत इतना हैरत ज़दा नहीं था जितना परेशान हो गया था, लेकिन उस जैसे मजबूत असाब के आदमी के चेहरे से उसकी परेशानी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने कालक में लिथड़ा हुआ कोट एक उंगली से चाटते हुए और गैर महसूस तौर पर इधर उधर का जायजा लेते हुए कहा, कुदरत के काम भी अजीब होते हैं मुकर्रम बेग। हालात की मुनासिबत से तो इस वक्त मुझे आलम बाला पर होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पाया जा रहा हूँ। किसी अनदेखी कुव्वत ने मुझे यहाँ भेज दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। वो अजीब से अंदाज में हंसा। एक गनमैन ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे आगे चलने का इशारा किया। मैं उस कमरे में जा पहुंचा जिसे वो अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो मैंने कहा, मैं ना ही बैठूं तो बेहतर है, तुम्हारा कीमती सोफा खराब हो जाएगा। सोफा आपसे ज्यादा कीमती नहीं है अफसल साहब, ऐसे सोफे आप पर कुर्बान किए जा सकते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट में अब पहले वाली बात नहीं थी। तुमने ये कहकर मेरा दिल बढ़ा दिया मुकर्रम बेग, मेरी नज़र में मेरी वैल्यू बढ़ा दी, वरना मैं तो खुद को ही कुर्बानी का बकरा महसूस कर रहा था। मैंने धम से सोफे पर ढेर होते हुए कहा और नीलम को भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। मुकर्रम बेग मेज के सहारे टिकते हुए नीलम की तरफ बगौर देखकर बोला, ये खातून गालबन नीलम है। वो जरा तजाहुल अरफाना का मुजाहरा कर रहा था, वरना मुझे यकीन था कि वो नीलम को अच्छी तरह पहचानता था। नीलम ने भी उस बात को महसूस कर लिया। तीखे लहजे में बोली, मुलाकातें तो आपसे कई हो चुकी हैं, लेकिन ये भी गनीमत है कि आपको शक भरे अंदाज में ही मेरा नाम याद है। आप जैसे बड़े लोग किसी को इस हद तक भी याद रख लें तो बड़ी बात होती है। भाई ये रस्मी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो मसनूई हंसी के साथ अंग्रेजी में बोला, मुझे याद आ गया मेरी हदायत से चंद एक मुलाकातों के दौरान में आपके साथ मुलाकातें होती रही। माजरत खां हूँ कि मुझे जरा सही तौर पर याद नहीं रहा था। कौन कह सकता था कि इतना मुहज्जब और शाइस्ता नजर आने वाला और इतनी मुलायमत से गुफ्तगू करने वाला इंसान अंदर से क्या था। वो मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, बहरहाल खातून से मैं बाद में बात करूंगा, पहले आपसे बात हो जाए। अब बड़ी पुरस्कार से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हाल में बाला पर जाने की बात है, ये अजीबोगरीब हुलिया, आखिर ये क्या चक्कर है? कुछ बताइए तो सही अफसल साहब। काफ़ी रुपया कमाने के बावजूद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रुपया कमाना आसान नहीं है। मैंने अपना सरापा का जायजा लेते हुए कहा, रुपया कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम है अफसल साहब, इसमें कोई शक नहीं है। जायज़ तो जायज़, नाजायज़ राइज रुपया कमाना भी कोई काम आसान नहीं है, जैसा कि लोग अमूमन समझते हैं। उसने सर हिलाया।
हाँ, ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, मैंने फौरन कहा। उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की। मैंने सिलसिला कलाम जोड़ा, अब मुझे ही ले लो। मैंने तुमसे 20 लाख रुपए फीस तो ले ली, लेकिन अब उसे हलाल करना एक मसला बना हुआ है। इस सिलसिले में देखो मेरा क्या से क्या हाल हो गया है। मैंने अपने सरापा की तरफ इशारा किया। रुपया ले लेना तो आसान होता है, लेकिन उसका हक अदा करना काफी मुश्किल होता है। मेरा ख्याल था कि आप हक अदा कर चुके थे अफसल साहब। उसकी कुशादा पहचानी पर शिकनी ऊपर आई। मामला खत्म हो चुका था, कातिल पुलिस की तहवील में जा चुका था। मैं भी यही समझा था कि मामला खत्म हो चुका है और कातिल पुलिस के हाथों में पहुंच चुका है, लेकिन कुदरत को हमारी गलती की इस्लाह मंजूर थी। कुदरत के काम वाकई बहुत अजीब होते हैं। मैं अक्सर इन बातों पर हैरान होता हूँ और अक्सर उनका तज़किरा करता हूँ। अब यही देख लो कि कातिल नहायत होशियारी से किसी और को जाल में फंसा कर महफूज होकर बैठ गया था। अकल का तकाजा यही था कि वो इसी तरह आराम से बैठा रहता। उसमें उसका फायदा था, लेकिन उसे न जाने क्या सूझी कि उसने मुझे भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपना हरकारा मुझे कत्ल करने के लिए भेज दिया। ओह, मुकर्रम बेग के होंठ सुकड़ गए। तो आपका ये हुलिया उसी चक्कर में हुआ है? नहीं, इस चक्कर में तो हुलिया इतना खराब नहीं हुआ था। ये तो बात की तह तक पहुंचने के चक्कर में ज्यादा खराब हुआ है। मैंने उसके चेहरे से नजर हटाए बगैर जवाब दिया। ओह अच्छा, तो आप बात की तह तक पहुंच गए? उसने पलक झपकाए बगैर एक टुक मेरी तरफ देखते हुए पूछा। अब अपनी मसनूई मुस्कुराहट भी होठों पर सजाए रखना भूल गया था। हाँ, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि मैं हमले में बच गया, वरना बात की तह तक पहुंचने के बजाय मैं कब्र की तह तक पहुंचता। अजीब बात यह हुई कि मैं न सिर्फ हमले में बच गया, बल्कि मैंने हमला आवर को एक खेवले की सूरत में देख भी लिया। मैंने बड़े मसरूर अंदाज में उसे बताया। यह तो बड़ी खुशी की बात है। उसका लहजा उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। लेकिन क्या सिर्फ हेवला देखकर आप किसी नतीजे पर पहुंच गए? उस शख्स की जिस्मानी साख्त इतनी गैर मामूली और मुनफरिद है कि मैं तो क्या कोई भी शख्स जिसने उसे एक मर्तबा भी देखा होता दोबारा महज उसका हेवला देख कर भी उसे पहचान नहीं लेता। फिर मैंने एक नज़र नीलम की तरफ देखा। अगर वो हरकारा अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो ये बेचारी खातून ख्वाह मुख्वाह ही मेरे साथ मारी जाती, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। हम दोनों की लाशें इकट्ठी सड़क पर मिलती तो न जाने क्या क्या अफसाने बनते। अफवाहों की इतनी धूल उड़ती कि असल बात उसमें कहीं चुप कर रह जाती। मुकर्रम बेग के दोनों गनमैन उस दौरान में कमरे के दरवाजे पर आन खड़े हुए थे और बड़ी बदतमीजी से अंदर झांक रहे थे। गनमैन अमूमन मालिक के हुक्म के बगैर इस किस्म की हरकत नहीं करते और उनके ये अंदाजो अतवार नहीं होते, लेकिन जाहिर था कि मुकर्रम बेग के गनमैन कोई आम गनमैन या रवायती बॉडीगार्ड्स नहीं, वो यकीनन पेशावर कातिल और माहिर गनमैन, फाइटर या कमांडो किस्म की चीज़ थे। दरवाज़ा उन्होंने रोक रखा था और हमारे सामने मुकर्रम बेग बैठा था। मुझे अंदाज़ा था कि उसके दोनों बाजुओं तले गनें भी मौजूद थीं। दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन मेरा ख्याल यही था कि इनमें कोई और मौजूद नहीं था। उसके बावजूद उस वक्त इस कमरे में हमारी हैसियत चूहेदान में फंसे हुए चूहों की सी थी। वो नाम निहाद गनमैन यकीनन उस एहसास से काफ़ी मुतमिन थे। उन्हें यकीनन सूरत हाल का सारा पस मंजर मालूम था और वो यही महसूस कर रहे थे कि शिकार खुद जाल में आ फंसा था। लेकिन मुकर्रम बेग इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर तशवीश में मुबतला था, लेकिन शायद वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी उसके पुरएतमाद अंदाज में कोई फ़र्क आए। उसे यकीनन अंदाज़ा था कि अगर मैं सूरत हाल को समझ चुका था तो फिर मैं इतना अहमक नहीं हो सकता था कि मुंह उठाकर उसकी किचार में चला आता और एक खातून को भी साथ ले आता, जो तनहा आने से भी ज्यादा बुरी बात थी। लड़ाई झगड़ों और फायरिंग के दौरान में किसी ऐसी खातून की मौजूदगी उलझने ही पैदा करती है जो उस लड़ाई में हिस्सा लेने की अहल न हो। मुकर्रम बेग यकीनन उस उलझन में था कि बाहर से कौन आकर मुदाखलत कर सकता था। पुलिस, किसी खुफिया इदारे के लोग या फिर मेरे आदमी या फिर तीनों ही बैक वक्त अपार्टमेंट को घेरे में ले चुके थे। वो मुझसे बातें भी कर रहा था और साथ ही यकीनन उस मुतवक्किल सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली भी सोच रहा था। मैंने अब घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधी तरह पूछा, मुकर्रम बेग, क्या आजकल तुम्हारे पास आदमियों की कमी है? आपको ये सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? उसका लहजा अब भी मोदबाना और शाइस्ता ही था। तुम शराफत अली को पहले मुझे बुलाने के लिए भेज चुके थे। तुम्हें मालूम था कि मैं उसे अच्छी तरह पहचानने लगा हूँ। उसके बावजूद आज तुमने उसी को मेरा काम तमाम करने के लिए भेज दिया। लेकिन शायद इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। एक तो वो इन कामों में बहुत माहिर होगा, दूसरे तुम्हें तवक्को नहीं होगी कि ये मैं बताने के लिए जिंदा रहूंगा कि मुझ पर हमला किसने किया था। यही बात थी ना। उसने कोई जवाब न दिया और ना ही उसके तासुरात में कोई तब्दीली आई। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें यकीनन आजकल आदमियों की कमी है, वरना इस किस्म के काम के लिए तो तुम्हारे पास टोलियां की टोलियां मौजूद रहती होंगी। आजकल यकीनन तुम पर सख्त वक्त आया हुआ है और तुम बहुत मोहतात रहकर वक्त गुजार रहे हो। तुमने अपने बेशतर आदमियों को इधर उधर किया हुआ है। नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई आदमी कहीं किसी चक्कर में ख्वाह मुख्वाह ही हत्थे चढ़े और तुम्हारी उलझनों में इजाफा हो, इसलिए सिर्फ चंद मुंतखब आदमियों से काम चला रहे हो और आजकल वही तुम्हारे साथ नजर आ रहे हैं। मैं कभी भी अपने साथ भीड़ भाड़ रखने वाला आदमी नहीं, अफसल साहब पुरस्कून लहजम बोला। मैं सिर्फ जरूरत के वक्त ही आदमियों का इंतजाम करता हूँ। लेकिन आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। आप किस अमल की बात कर रहे हैं? आप पर हमला कराने की मुझे क्या जरूरत थी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें जय साहब के कत्ल के इल्जाम से बचाने और एक बेगुनाह उस चक्कर में बचवाने में तुम्हारी मदद की थी। इसके बावजूद तुमने मेरा पत्ता साफ कराने की कोशिश की। वो उस बुजुर्ग की तरह मुश्किलाना से अंदाज में मुस्कुराने लगा जो बच्चे के बेसरुपा बातों से महफूज हो रहा हो। वो उस बुजुर्ग की तरह मुशफ़क़ाना अंदाज में मुस्कुराने लगा
जो बच्चे की बेसरोपा बातों से महजूज हो रहा हो। मैंने बात जारी रखी, क्या तुमसे उस 20 लाख रुपए की रकम का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था जो तुमने फीस के तौर पर मुझे अदा की थी, या फिर तुम्हें अंदेशा था कि मैं जल्द या बदेर बात की तह तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करूंगा? आपकी बातें वाकई बहुत अजीब है अफसल साहब। उसने एक ठंडी सांस लेकर मेज छोड़कर उठ खड़ा होते हुए कहा, आप में नशे के अलामात भी मौजूद नहीं है, वरना मैं यही समझता कि आप नशे के आलम में बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो बड़ा खतरनाक वक्त होता है जब किसी की होशमंदी की बातें किसी को बहकी बहकी महसूस होने लगे। मैंने मुतासफाना से अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बहरहाल मुख्तसर बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझे इसी काम के लिए फीस अदा की थी कि मैं जज साहब के असल कातिल का पता चलाऊं, और मैंने थोड़ी सी गलती करने के बाद आखिरकार सही नतीजा अखज़ कर ही लिया है और कातिल को तलाश भी कर लिया, यानी मैंने फीस हलाल कर ली है। लेकिन तुम्हारे लिए जाहिर है कि ये नया इंकशाफ नहीं होगा। क्यों? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। इसलिए कि कातिल तुम खुद हो, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब। उसकी मुस्कुराहट में तनाव आ गया, और मैं इतना बेवकूफ़ कातिल था कि कत्ल करने के बाद किसी ऐसे आदमी को ढूंढता रहा जो 20 लाख रुपए लेकर मुझे कातिल साबित कर सके। वही 20 लाख में पुलिस को देकर तफ्तीश का रुख मोड़ सकता था और अपने बचाव का बंदोबस्त कर सकता था। नहीं कर सकते थे, मैंने जोर देकर कहा। एक तो तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे इलाके का पुलिस अफसर रिश्वतखोर नहीं था और सख्त असूल परस्त था। इधर तुम रिश्वत देने की कोशिश करते हो, उधर तुम मशकूक हो जाते। सबसे पहले तुम ही गिरफ्त में आते। वैसे भी जिस जज के कत्ल का मामला था उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कोई करप्ट पुलिस अफसर भी शायद तुम्हारी ज्यादा मदद न कर पाता। इसलिए तुमने अपने इलाके को पुलिस अफसर के चक्करों में पड़ने के बजाय उसके करीबी दोस्त को घेरा, जिसका वो दिल ही दिल में दर हकीकत बड़ा एहतराम करता है। आपका इल्जाम बेसरोपा है अफजल साहब। मैं इस इल्जाम तराशी के खिलाफ किसी भी किस्म की जरूरी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। उसके लहजे में हल्की सी घबराहट आ गई। उसके अंदर असल मुकर्रम बेग बेदार हो रहा था, जिसे उसने अब तक बड़ी उम्दगी से सुलाया हुआ था। यकीनन यकीनन, मैंने सर हिलाया। हर मुजरम अपने दिफा के हक के बारे में बेगुनाहों से भी ज्यादा शोर मचाता है। और हाँ, तुम बेवकूफ हरगिज नहीं थे मुकर्रम बेग, तुम तो बहुत ही चालाक थे। इतनी चालाकी से ऐसे किसी कत्ल का मंसूबा बनाने के बारे में हमारे मुल्क में शायद ही कोई सोच सकता हो। तुम यकीनन इंजीनियस हो, जीनियस। अगर आपका ख्याल है कि मैं इस किस्म की तारीफ पर खुश हो जाऊंगा तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। वो खुश लहजे में बोला, मैं इस वक्त कोई भी बात तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसकी खुशफहमी दूर की। मैं खुद भी इस वक्त खुश नहीं हूँ। मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि कैसे कैसे ज़हीन लोग अपनी जहानत का इस्तेमाल कैसे कैसे मनफी कामों में करते हैं। तुमने दोहरा नफ्सियाती दाव खेला। तुमने खुद अपने आप को मशकूक बनाया, जैसे वाकई दूसरा ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि तुम इतने अहमक तो नहीं हो सकते कि इस तरह अपने फंसने का बंदोबस्त करो। तुमने दर हकीकत जिसे फांसने का बंदोबस्त किया था खुद ही नहायत मासूमियत से उसकी बेगुनाही की गवाही भी देने की कोशिश करते रहे। वाकई तुम्हारी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। गो कि इस किस्म की जहानत को मेरे ख्याल में जहानत नहीं खबासत कहना चाहिए। उसके ज़ाहिरी सुकून में कोई फर्क न आया, ताहम मैं देख रहा था कि उसकी कुशादा पेशानी पर पसीने की नहायत नन्ही नन्ही सी बूंदें नमूदार हो चुकी थी, जो कमरे की तेज रोशनी में नन्हे नन्हे मोतियों की तरह चमक रही थी। मैं आपकी बातों को पागलपन के सिवा और कुछ नहीं कह सकता अफसल साहब। उसने शायद अपने असाबी तनाव को कम करने के लिए कमरे में टहलना शुरू कर दिया। उसके दोनों बॉडी गार्ड्स गन्नों के दस्तों पर हाथ रखे शायद उसके हुक्म के मुंतजिर थे। मेरी गैर महसूस तौर पर हर तरफ नजर थी और मैं पूरी तरह मुस्तैद था। कुछ बाइद नहीं था कि मुकर्रम बेग टहलते टहलते अचानक मुड़ता तो उसके हाथ में गन होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद वो आखिरी लम्हे तक शराफत का ड्रामा जारी रखना चाहता था। खोखले अल्फाज, अब तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं मुकर्रम बेग? मैंने मुलाहिमत से कहा। अल्फाज तो आपके भी ऐसे ही हैं जो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो मेरी तरफ घूमते हुए बोला, लेकिन चूंकि मैं किसी का बोलने का हक स्लिप नहीं करना चाहता, इसलिए आपको भी आज़ादी है, जो चाहे बोले। इजाज़त का शुक्रिया जहाँ पनाह, मैंने इस्तेज़ाइयत लहजे में कहा। वो एक टुक मुझे घूरता रहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस मामले को शुरू से लेते हैं। तुम्हें अदालती कार्रवाइयों या जज साहब के रवैये या फिर उनकी किसी बात से यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हें बहुत सख्त सज़ा सुनाने वाले हैं। मुल्क से तुम्हारे फरार के रास्ते भी मसदूद कर दिए गए थे। मैंने गुज़िश्ता रोज़ मालूमात हासिल की। तुम्हारे असल पासपोर्ट के साथ तुम्हारा एक जाली पासपोर्ट भी अदालत के कब्जे में है और तुम्हारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल है, वरना शायद तुम इन दिनों यहाँ नजर ही ना आ रहे होते। इन दिनों तुम यकीनन अपने आप को चूहेदान में फंसा महसूस कर रहे होगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप अपनी बात करते रहें अफसल साहब, मुझसे मेरी राय तलब न करें। उसने मुलायमत से मशवरा दिया। तुमने फैसला किया कि जज साहब को ठिकाने लगाना जरूरी था। यह कत्ल तुम्हारे लिए बहुत अहम था, इसलिए तुमने अपने गुर्गों पर भी भरोसा नहीं किया। ये काम तुमने अपने हाथों से अंजाम दिया, हालांकि मुझसे से तुमने इस किस्म के काम अपने हाथों से अंजाम देने छोड़ दिए होंगे। मसला यह था कि इस काम के लिए तुम्हें कुर्बानी के एक बकरे की भी जरूरत थी, जो बहुत ही बर वक्त तुम्हें मुयस्सर आ गया। वह कौन था? उसने अनजान बनते हुए पूछा। जाहिर है हदायत वारसी, मैंने जवाब दिया। वो तुम्हारे इस दोहरी चाल वाले ताने बाने में फिट बैठता था। वो तुम्हारा 50 लाख का मकरूज था और कोई रसीद या कागजात वगैरह न होने के बावजूद उस कर्ज को तस्लीम करता था। चुनाचे ये अन मुमकिन नजर आता था कि उसने तुम्हें जज साहब के कत्ल के इल्जाम में फंसाने की साजिश तैयार की हो।
अगर तुम जज साहब के कत्ल के जुर्म में सही तौर पर गिरफ्त में आ जाते तो उसका मतलब ये था कि तुम्हें यकीनी तौर पर फांसी की सजा होती। यूं हदायत इस कर्ज से बच जाता जिसकी अदायगी की उसमें जान ही नहीं थी। इसलिए उस इम्कान को तस्लीम करने को फौरन दिल मानता था कि उसने तुम्हें फांसने की साजिश तैयार की थी। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी खुशकिस्मती से इस जाल में पहले ही से जरूरी कुली फंदने भी टंके हुए थे। यानी हदायत की मजीद बदकिस्मती ये थी कि माजी में वो भी जज साहब के शिकंजे में आ चुका था और उन्हें कत्ल करने की धमकी भी दे चुका था। किसी शदीद जज्बाती लम्हे में उसके मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे जो उसके गले का फंदा बन गए। गोया बिल्कुल तुम्हारा मनपसंद कुर्बानी का बकरा मौजूद था। मेरे अंदाजे ठीक जा रहे हैं ना? मैं फिलहाल कोई तबसरा नहीं करूंगा, वो स्पार्ट लहजे में बोला। ये सुनहरी मौका गो के अचानक तुम्हारे सामने आया था, लेकिन मैं तुम्हारी खबासत नुमा जहानत की एक बार फिर दाद दूंगा कि वक्त की कमी के बावजूद तुमने बारीक तरीन जुज़वियात का ख्याल रखा। तुम्हारा मंसूबा नहायत जिद्दत पसंदाना था। बदकिस्मत हदायत वारसी ने उस रोज तुम्हें फ़ोन किया और तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। गोया कुर्बानी का बकरा खुद चूरी तले आने की इजाज़त तलब कर रहा था। तुम्हारी शैतानी ज़हन ने फौरन मंसूबा की कड़ियाँ छोड़ ली। तुमने उसे 5 बजे आने का वक्त दिया और यह भी कह दिया कि अगर तुम मौजूद ना हो तो वह बैठ कर इंतजार कर ले, उसे दरवाज़ा गैर मकफिल मिलेगा। मेरे कहने से भला किस तरह मेरे शैतानी मंसूबे की निशानदेही होती है अफसल साहब? वो जहरीले लहजे में बोला। तुम चाहते थे कि वो यकीनी तौर पर दरवाजे की नाप को घुमा कर देखे। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमा कर कहा। आखिरकार उसके मजबूत असाब जरा हिल ही गए। उसके चेहरे पर मुझे खफीफ सा तगय्युर नजर आया। शायद उसे बहुत ज्यादा यकीन था कि उसकी चाल को कोई नहीं समझ सकता। उसकी ये खुशफहमी दूर हो गई तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो गई। गो कि उसके दांत बदस्तूर होंठों के अकब से झांक रहे थे, मगर अब वो अपनी तमाम तर वजाहत के बावजूद मुस्कुराते हुए इंसान के बजाय दांत नकोसता हुआ दरिंदा नजर आ रहा था। आप मेरे अंदाजों से ज्यादा चालाक हैं अफसल साहब। उसके होंठों ने गोया कोई खास हरकत नहीं की, लेकिन उसके दांतों के अकब से ससराती सी आवाज बरामद हुई। मुझे चालाक क्यों कह रहे हो खबीस आदमी? मैंने कहा ज़हीन कहते हुए। क्या तुम्हें मौत आ रही थी या तुमने अपने सिवा किसी को ज़हीन नहीं समझा? चलो मैं अपने अलावा तुम्हें भी ज़हीन तस्लीम कर लेता हूँ। वह बहुत धीमी आवाज में बोला। आखिरकार आपसे वो तुम पर आ ही गया था। क्या आपने ड्रामे की मजीद तफसीलात भी सुनना चाहते हो? मैंने पूछा। मैं हर बात सुनना चाहता हूँ जो तुम्हें मालूम है या जो समझने में कामयाब हुए हो। उसके बाद शायद हम कोई कारोबारी बात कर सके। वो बोला। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस किस्म की हमाकत न करता। मेरा मतलब है कि कारोबारी बात करने की हमाकत। मैंने कहा मैं जुर्म और कारोबार को बिल्कुल अलग अलग रखता हूँ। इन्हें एक दूसरे में गड़मड़ करना नहीं चाहता। चलो खैर, ये बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम असल बात शुरू करो। वो बोला। हदायत वारसी को 5 बजे आने का वक्त देकर तुमने जय साहब को उनके होटल फोन किया। मेरा अंदाजा है कि तुमने उनसे बहुत जज्बाती और ड्रामाई गुफ्तगू की होगी। जय साहब मुआशरे की इस्लाह के सिलसिले में बड़े शदीद जज्बात रखते थे और इस सिलसिले में कानून और अदालत से हटकर भी बहुत सी गैर रस्मी काम करते रहते थे। किसी मुस्बत काम के लिए वो हर मुमकिन जहमत उठाने को तैयार रहते थे। तुम उनकी इस कमजोरी से वाकिफ थे। तुमने शायद उन्हें कोई चक्कर दिया हो कि तुम अपने जुराइम का एतराफ़ करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई थोड़ा सा बाइज्जत रास्ता चाहिए था। तुम अदालत से बाहर इस मामले पर तबादला ख्याल करना चाहते थे और इसके लिए फौरी तौर पर मुलाकात जरूरी थी। जज साहब ने इस मौका को गनीमत जाना होगा। वो दलेर आदमी थे। तुम जैसे बड़े दौलतमंद, बारसूख और खतरनाक मुजरमों के बुलावे पर भी चले जा रहा उनके लिए एक मामूली काम था। इसके अलावा ये तो उन्हें गुमान भी नहीं होगा कि तुम उन्हें बाकायदा अपने ठिकाने पर बुलावा देकर कत्ल करने की जुरात कर सकते हो। उन्होंने गालिबन यही सोचा होगा कि ज्यादा से ज्यादा तुम उनसे कुछ नरमी की अपील करोगे, कोई सौदेबाजी करना चाहोगे या हथियार डालने के एवज कोई रायत हासिल करना चाहोगे। बेचारे जज साहब कुछ ज्यादा ही गैर रवायती और कुछ ज्यादा ही खुश फहम होने की वजह से मारे गए। तुमने वो काम कर डाला जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, यानी तुमने ऐन अपने दफ्तर में उन्हें अपने मुकाबले बिठाकर गोली मार दी। तुम्हारे दोनों बगली हॉस्टों में जो रिवाल्वर मौजूद है ये यकीनन लाइसेंस याफ्ता होंगे। तुमने इन दोनों में से कोई इस्तेमाल नहीं किया। इस काम के लिए तुमने एक अलग ही पिस्तौल निकाल कर रखा होगा जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इत्तेफाक से वो पिस्तौल दूसरे लवाजमात के साथ इस वक्त उस कंधे से शॉपिंग बैग में मौजूद है। मैंने शॉपिंग बैग जरा ऊंचा करके उसे दिखाया। उसकी पेशानी पर झिलमिलाते हुए पसीने की बूंदें अब कुछ नुमाया होती जा रही थी। ताम वो बोला तो उसका लहजा अब भी मुतजलजल नहीं था, बल्कि उसमें तंज की झलक थी। शायद तुम भूल गए कि मेरे हाथों का पैराफिन टेस्ट हुआ था और वो साफ पाए गए थे। ये इस बात का सबूत था कि मैंने कोई फायर नहीं किया था, जबकि हदायत वारसी के हाथों पर बारूद के जर्रात पाए गए थे। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम था? तुम्हें मालूम था इस किस्म के मामलात में कहीं कहीं हमारी पुलिस ने भी पैराफिन टेस्ट का सिलसिला शुरू कर दिया है। बल्कि अगर रहीम गुल ऐसा न करता तो शायद तुम खुद इस तरफ इशारा देते, क्यों ना? जबकि हदायत वारसी के हाथों पर बारूद के जर्रात पाए गए थे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम था? तुम्हें मालूम था कि इस किस्म के मामलात में कहीं कहीं हमारी पुलिस ने भी पैराफिन टेस्ट का सिलसिला शुरू कर दिया है। बल्कि अगर रहीम गुल ऐसा न करता तो शायद तुम खुद इस सिलसिले में इशारा देते, क्योंकि तुमने उसका बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। तुमने फायर करते वक्त सोइड के नहायत खूबसूरत और नफीस दस्ताने पहन रखे थे, जिन्हें तुमने बाद में गालबन रुमाल से पकड़ कर उतारा था, या फिर पिस्तौल को शायद रुमाल में लपेटा था। बहरहाल वो रुमाल और दस्ताने भी इसी शॉपिंग बैग में मौजूद है।
अब यकीनन ये भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मेरा हुलिया ऐसा क्यों नजर आ रहा है। उस भट्टी में फेंकी हुई तुम्हारी ये सारी चीजें तलाश करने के लिए मुझे कालक और कचरे से भरी हुई एक बदबूदार कान में उतरना पड़ा, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 20 लाख में दूसरी जहनी जिस्मानी खैस्तान के साथ ये जहमत भी उठा लेते हैं। सौदा फिर भी महंगा नहीं, खसूसन जबकि तुम जैसी बड़ी मछली हाथ आ रही हो। वो खामोश था। उसके बॉडी गार्ड्स उसके हुक्म के इंतजार में साख थे, लेकिन वो उन्हें कोई हुक्म नहीं दे रहा था। मैंने सिलसिला ग्राम जोड़ते हुए कहा, जज साहब को ठिकाने लगाकर तुम यहाँ से रुखसत हो गए, लेकिन तुमने इस बात का खास ख्याल रखा कि जाते वक्त तुम दरवाज़ा मकफिल कर जाओ ताकि हदायत वारसी आए तो उसे खोल ना सके, क्योंकि अंदर जज साहब की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन तुम चाहते थे कि हदायत वारसी नाब को अच्छी तरह जोर लगाकर घुमाने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोहरी चाल का एक अहम हिस्सा था। वो किस तरह? अब उसकी आवाज़ हल्क में कुछ फंसने लगी, क्योंकि तुमने उस नाब पर बारूद के जर्रात या फिर शायद सोडियम हाइपोक्लोराइड के जर्रात बहुत अच्छी तरह छिड़क रखे थे। ये बहुत आम सी चीज़ है, आम जुबान में इसे ब्लीचिंग पाउडर का एक हिस्सा कह सकते हैं। साइंसी नाम जरा मुश्किल लगता है, लेकिन इसे धोबी तक इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही चीजें हासिल करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने कल ही उस मशहूर अस्पताल की लेबॉरेटरी वालों से फोन पर बात की है जहां तुम्हारे और हदायत के हाथों का टेस्ट हुआ था। उनसे बात करके मेरी मालूमात में ये इजाफा हुआ कि बारूद के जर्रात के अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड के जर्रात का भी पैराफिन टेस्ट में वैसा ही रिजल्ट आता है। अब ये तो नाब के तजुर्बे से मालूम हो जाएगा कि तुमने दोनों में से कौन सी चीज इस्तेमाल की थी। इत्तेफाक से इस वक्त वो नाब भी इस शॉपिंग बैग में मौजूद है जो तुमने तब्दील करवा दी थी।